हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और आज के जो ये 10 प्रश्न है ना, ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे अधिक बार ये प्रश्न आपसे ईवीएस में पूछे गए हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आज मैं हाजिर हूँ आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर करने के लिए। तो लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। इन 10 प्रश्नों को आप हल करेंगे और सचमुच ये जो प्रश्न है ना, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो आज के जो ये प्रश्न हैं, ये ईवीएस की जो एक महत्वपूर्ण थीम है, फ्लोरा एंड फौना, यानी वनस्पति और जीव, है ना। तो यहाँ से भी आपसे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसी से लिए गए हैं। यानी आज के जो प्रश्न है ये वनस्पति और जीवों पर आधारित है। ठीक है, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो को देखेंगे और ये जो 10 प्रश्न हैं इन्हें हल करने की, मतलब करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अपनी तैयारी को आप बेहतर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। तो भाई पहला प्रश्न आपके सामने है कि खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से पाया जाता है। तो भाई खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी ईवीएस की, जिसमें हमने कंटेंट पढ़ा था ईवीएस का क्लास 4th एंड 5th का, तो वहाँ पे हमने खेजड़ी वृक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, तो अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वो आपकी आगामी परीक्षा में हेल्प करेंगी। तो भाई खेजड़ी का जो पेड़ है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई जो खेजड़ी का पेड़ है ना, ये आपका रेगिस्तान में पाया जाता है। फिर रेगिस्तान के लिए ये पेड़ बहुत ज़्यादा खास तरीके का पेड़ होता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं है, है ना। वहाँ पे वनस्पति भी ज़्यादा नहीं उगती है, सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ, इसी तरीके के पेड़ पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो ये पेड़ है ना, इसकी एक अलग ही उपयोगिता है, क्योंकि एक तो ये पेड़ जो है ये कम पानी में उग जाता है ना। दूसरा, ये जो पेड़ है इसका एक औषधि महत्व भी है। इस पेड़ की जो छाल होती है उससे औषधि बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है। ठीक है, और इसके जो फल होते हैं ना, उससे पका के सब्जी भी बनाई जाती है। ठीक है, और इसकी जो लकड़ी होती है उसे कभी कीड़ा भी नहीं लगता है। तो भाई आप समझ सकते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्र के लोगों के लिए खेजड़ी का पेड़ कितना अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी छाल से औषधि बनाई जाती है, इसके फल से सब्जी बनाई जाती है, और इसकी जो लकड़ी होती है उसे कीड़ा भी नहीं लगता है। तो आज का प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है और औषधीय गुण रखता है? इसके फलों को लोग खाते भी हैं। तो भाई कौन सा वृक्ष है? जैसा कि अभी अभी हमने प्रश्न 1 के माध्यम से चर्चा की थी कि खेजड़ी का पेड़ है वो, जिसके औषधीय गुण भी हैं, यानी छाल से दवाइयाँ भी बनती हैं, है ना। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है और इसके फलों की सब्जी बना के भी खाई जाती है। और एक और विशेषता इसकी है कि इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा भी नहीं लगता है। तो ये जो सभी विशेषताएं हैं ये किस वृक्ष की हैं? तो ये खेजड़ी वृक्ष की है। ठीक है, रेगिस्तानी इलाके में ये पाया जाता है। तो जैसा कि 2 प्रश्नों के माध्यम से हमने यहाँ पे देखी कितनी सारी विशेषताएं इस वृक्ष के बारे में जान ली हैं। तो ये वृक्ष और ये टॉपिक ये बहुत ज़रूरी है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। चिपको आंदोलन भारत में वर्ष 1970 में पेड़ों और जंगलों की रक्षा के उद्देश्य से किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? भाई किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन 1970 में? सबसे पहली बात तो आप ये सन भी इस प्रश्न के माध्यम से याद कर लेंगे कि चिपको आंदोलन कब हुआ था भारत में? 1970 में हुआ था। और किस क्षेत्र में हुआ था ये? तो भाई ये हुआ था उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई क्या होता है कि आमतौर पे जो हिमालयी क्षेत्र के ग्रामीण लोग होते हैं ना, तो अपनी जीविका के लिए पेड़ों पे, वृक्षों पे, वनों पे निर्भर करते हैं। तो जब कारखाने बने, कंपनियां बनी, है ना, लकड़ी के सामान जो है बहुत ज़्यादा बनने लगा, बिकने लगा, तो इससे क्या हुआ कि भाई वनों की कटाई होने लगी, है ना, उनका शरण होने लगा, सब संसाधनों की कमी होने लगी। तो इसी के विरोध में जो है चिपको आंदोलन अलकनंदा घाटी में शुरू हुआ था। तो ठीक है, तो कहाँ पे किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था ये? तो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र से ये प्रारंभ हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के चौथे प्रश्न को। भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपसे बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। भाई बिहार और उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वन कैसे होते हैं? तो भाई ये जो वन होते हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं।
ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। भाई प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, पौधे जो पादप वर्ग के उभयचर के रूप में जाने जाते हैं। भाई पादप वर्ग में पहले तो कौन कौन से पौधे आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि बारिश की वजह से कहीं पे काई जम जाती है ना, लिवरवर्ट, इस टाइप के जो पौधे होते हैं छोटे छोटे हरे हरे से, ये कौन से पौधे होते हैं, ये पादप वर्ग के पौधे होते हैं। इसमें भी उभयचर वर्ग के पौधे कौन से होते हैं, जो पानी में भी उग जाते हैं और ज़मीन पर भी उग जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं भाई, वो होते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, कौन से पौधे होते हैं, वो ब्रायोफाइटा होते हैं। अब देखो ये जो पौधे होते हैं ना, ये भूमि और जल दोनों ही आवास में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें उभयचर पादप वर्ग के उभयचर के रूप में इन्हें जाना जाता है। ब्रायोफाइट जो होते हैं छोटे बिना फूल वाले हरे पौधे का एक वर्ग होता है ना, जिसमें कि काई, लिवरवर्ट, ये सब शामिल होते हैं। इसमें जड़ें नहीं होती हैं, इसमें एक डंठल होता है और बीज कोश से निकलने वाले बीजाणु द्वारा ये उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट वो कौन सा हो जाएगा आपका, बी, ब्रायोफाइटा पादप वर्ग के उभयचर वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, पौधों में बीज फैलाव का एक अजैविक, भाई यहाँ पे अजैविक है, ठीक है, अजैविक सदिश निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, पौधों में बीज फैलाव का एक अजैविक सदिश कौन सा है। सबसे पहले तो अजैविक सदिश होता क्या है भाई, जिसमें जीवन नहीं होता, जो निर्जीव है। ठीक है, तो ये तो आप यहाँ पे बहुत ही फटाफट से इसका आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या है, हवा है। ठीक है भाई, हवा ही है यहाँ पे, बाकी पशु पक्षी मनुष्य सब जैविक हैं, सब में जीवन है। अजैविक सदिश कौन सा है यहाँ पे, तो हवा है। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई, जो अजैविक सदिश बीज के वाहक होते हैं ना, ये जीवन रहित होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि हवा है, पानी है। अब इनका काम क्या होता है, बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाना, है ना। अब भाई पेड़ पौधे तो निर्जीव होते हैं, सजीव तो होते हैं, बट एक ही जगह पे वो खड़े रहते हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि अब ये अपने बीजों को फैलाने तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, तो ठीक है, बीजों को फैलाने के अजैविक वाहक कौन से हैं, हवा है, पानी है ना। इसके अलावा पशु पक्षी मनुष्य भी बीजों को इधर से उधर फैलाते हैं, उनके वाहक होते हैं, लेकिन ये जैविक हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे अजैविक जो है सेलेक्ट करना था, तो अजैविक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे अजैविक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के 7वें प्रश्न को। इस 7वां प्रश्न आपका है कि पौधों में वाष्पीकरण किसके माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, जड़ों के, ग्रंथि के, मध्य शिरा के या रंध्र के। तो भाई पौधों में वाष्पीकरण जो होता है ना, वो रंध्रों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के 8वें प्रश्न को। भाई मधुबनी पेंटिंग, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सीटेट का, इससे तो परीक्षा में प्रश्न बनना ही बनना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। जो मधुबनी चित्रकारी होती है ना, ये निम्न में से किस चीज़ का उपयोग चित्रों की सुंदरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। भाई सबसे पहले तो जो मधुबनी चित्रकारी है, ये कहाँ की फेमस चित्रकारी है, तो ये बिहार की है। ठीक है, कहाँ की फेमस चित्रकारी है ये, तो ये बिहार की फेमस चित्रकारी है। तो अब जब ये बिहार की फेमस चित्रकारी है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। भाई इस चित्रकला में ना पत्तियाँ, फूल, प्राकृतिक चित्रों को दर्शाया जाता है। ठीक है, उसमें भी ये जो चित्रकला होती है, इसमें उसको सुंदरता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो रंग होते हैं ना, या ये जो लेप होता है, ये किसका होता है, ये चावल के आटे का लेप होता है। ठीक है, इस लेप में विभिन्न रंगों को मिला के उसे जो है रंग बिरंगा, मतलब रंग दिए जाते हैं, रंग प्रदान किया जाता है, और इससे इस चित्रकारी को सुंदरता प्रदान की जाती है। ठीक है, ये बिहार की चित्रकारी है। इसमें जो है फूल, पत्ती, प्राकृतिक दृश्य, चित्र, इन्हें दर्शाया जाता है। चावल के आटे के लेप से इन्हें सुंदरता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये विशेषता है मधुबनी चित्रकारी की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। भारत में निपेंथीज नाम का पौधा कहाँ पाया जाता है। भाई ये प्रश्न भी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये आपसे हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो निपेंथीज सबसे पहले तो ये एक मांसाहारी पौधा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेंढक, कीटों, चूहों को पकड़ के खा लेता है। इसमें एक सुराही जैसी आकृति बनी होती है, इस कारण इसे सुराही भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पौधा है ना, ये भारत में मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। और
विश्व में ये पौधा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारत में ये पौधा मेघालय में पाया जाता है और विश्व में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में ये पौधा पाया जाता है। भी बहुत ज़रूरी प्रश्न है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। भाई आज का जो आखिरी प्रश्न है ये मधुबनी चित्रकारी से संबंधित है, जो कि हमने अभी समझा थोड़ी देर पहले। देखिए, मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है जो डैश राज्य में स्थित है। भाई किस में है? अभी अभी हमने देखा किस राज्य में है, तो ये भाई बिहार में स्थित है ना। अभी अभी हमने अभी अभी मतलब आपसे जिक्र किया था इस बात का। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ प्रश्न आज के, और उम्मीद करूँगी सभी प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। ऐसे ही प्रश्नों को मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।